अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट एमन आसिफ है और मैं इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मेरी वॉइस जो है वो आपको क्लियर आ रही है? बस मुझे ये बता दें। ओके, ठीक है। अच्छा, जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये मेरा सेकंड लेक्चर है पाकिस्तान लॉयर फोरम्स के थ्रू। और जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चाइल्ड कस्टडी एंड गार्डियनशिप। बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हैं कि उनको पता हो कि कौन कौन सी लीगल रेमेडीज उनके पास अवेलेबल होंगी जब वो ये सिचुएशंस फेस करेंगे। ठीक है। तो अब जो है अपना लेक्चर का आगाज करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। ये अलाउ कर दें स्लाइड शेयर मुझे ज़रा। स्लाइड्स जो है मेरी शो नहीं हो रही ठीक से। अच्छा, मैं लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ फिर, क्योंकि स्लाइड्स मेरी तो विजिबल नहीं है यहाँ पे साइड पे। ठीक है। अच्छा, जो आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पर्पस ऑफ चाइल्ड कस्टडी एंड गार्डियनशिप क्या है। फिर हु कैन बी कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड, टाइप्स ऑफ कस्टडी क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल, और लीगल एज ऑफ चाइल्ड कस्टडी क्या है, गार्डियनशिप ऑफ चाइल्ड क्या है, टाइप्स ऑफ गार्डियनशिप क्या क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन किस तरह से होती है, और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्डियन क्या है, और हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन, एंड कोर्ट प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग गार्डियनशिप, और डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड कस्टडी एंड गार्डियनशिप। ठीक है। अच्छा, तो पहला आ जाता है कि अब इसका हम अगर पर्पस देखें सबसे पहले तो, अगर हम गार्डियनशिप और चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो इसमें ये हम चीज़ देखते हैं कि ये होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। और जब भी हम गार्डियनशिप या कस्टडी ग्रांट करते हैं चाइल्ड की, तो उसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो कस्टोडियन और जो गार्डियन है जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियली वो किस लेवल पे रिजाइड करता है, फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसका करेक्टर क्या है, वो केपेबल है इतना कि वो बच्चे की प्रॉपर देखभाल कर सकता है, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी वेल बीइंग में वो किस तरह से बच्चे की हेल्प कर सकता है। इन सारे फैक्टर्स को जो है वो हम माइंड में रखते हैं और फिर बच्चे की गार्डियनशिप उसको अलाउ करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्पस ऑफ चाइल्ड कस्टडी एंड गार्डियनशिप। अब इसका पर्पस अगर हम लोग देखें तो जो माइनर चाइल्ड होता है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गुड और बैड फॉर हिम। ठीक है। अब बच्चा छोटा है, उसको नहीं पता कि भाई उसने किस तरह से अपने फैसले लेने हैं। अगर कोई बच्चा जाके कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल कर देता है या अपने पैसों से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, किसी बंदे के साथ जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी अपनी तरफ से परफॉर्म कर लेता है, वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि उसके लिए वो सही है गलत है, तो उसको गार्डियन की सपोर्ट और गार्डियन की जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो उसको देखे कि वो बच्चा किस तरह से अपना काम कर रहा है। ये जो दोनों के दोनों प्रोसेसेस हैं, गार्डियनशिप और कस्टडी, ये हमारे मुल्क में गवर्न होते हैं बाय गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, और उसके हिसाब से जो होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन कब अराइज होता है कि अब जो है हमने गार्डियनशिप या कस्टडी की तरफ को जाना है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास तब आता है कि जब बोथ पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाती है या दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन हमारे पास तब आती है जब पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है। अब सेपरेशन किस तरह से, यानी कि डिवोर्स उनमें हो गई है। जब पेरेंट्स में डिवोर्स हो जाती है या पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो हम लोग जो हैं वो कस्टडी या गार्डियनशिप की तरफ को जाते हैं। ये स्लाइड शेयर अलाउ कर दें प्लीज। अब हु कैन बी
कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड। जो प्राइमरी राइट ऑफ चाइल्ड कस्टडी होता है बिलोंग्स टू मदर। However, in her absence, the following close relatives who does not come inside the scope of prohibitory degree will be given the custody of child। यानी जब बच्चे की हम अगर कस्टडी की बात करते हैं तो प्राइमरी जो राइट होता है वो उसकी मदर का होता है। मदर को सबसे पहले कस्टडी दी जाती है बच्चे की, क्योंकि बच्चा छोटा है, माइनर है। वो किस तरह है कि भाई उसको ब्रेस्ट फीड की ज़रूरत है। वो जो है चल फिर नहीं सकता है, वो बीमार है, उसकी टेक केयर करने के लिए मदर ही है जो उसका वो एक प्रॉपर ख्याल रख सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस इस तरह की हैं कि जिसमें मदर से भी ये राइट ले लिया जाता है, वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं वो कौन सिचुएशंस हैं। लेकिन जो अगर इस तरह की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है कि मदर की डेथ हो गई है, यानी कि मदर नहीं है, तो तब बच्चे की कस्टडी किसको देनी है। बच्चे की कस्टडी देने से पहले सबसे पहले इन फैक्टर्स को देखा जाएगा कि जिनको कस्टडी दी जा रही है वो प्रोहिबिटरी डिग्री में तो फॉल नहीं करते, यानी कि वो इस तरह की तो नहीं है कि बच्चे की उससे शादी पॉसिबल हो। अगर इस तरह का होता है तो उसको कस्टडी नहीं दी जाती। ठीक है, इसमें भी जब हम देखते हैं कस्टडी देते हुए तो बच्चे की जेंडर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसकी कस्टडी इस तरह से प्रॉपर हायरार्की प्रोवाइड की गई है लॉ के अंदर, और उस हिसाब से जो है बच्चे की कस्टडी जो होती है वो हैंड ओवर की जाती है उसके रिलेटिव्स में। सबसे पहले तो उसकी मदर आ जाती है जो उसकी प्राइमरी कस्टोडियन है, सबसे पहले उसको दी जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाती है उसकी नानी बच्चे की। फिर आ जाता है बच्चे की दादी, अगर वो अलाइव हैं तो उनको दे दी जाएगी। इसी तरह से बच्चे की अगर रियल सिस्टर मौजूद है और वो इतनी केपेबल है कि बच्चे का वो प्रॉपर ख्याल रख सकती है तो उसको दे दी जाएगी। और अगर बच्चे की कोई स्टेप सिस्टर मौजूद है वो भी उसकी मदर की तरफ से, यानी कि मदर ने सेकंड मैरिज परफॉर्म की थी और उसका जो है वो एक बेटी मौजूद है तो उसको कस्टडी दे दी जाती है। इसी तरह से अगर फादर साइड से उसकी कोई स्टेप सिस्टर है तो उसको बच्ची की कस्टडी दे दी जाती है। एंड पे जो आ जाती है उसकी मिटरनल आंट और पिटरनल आंट यानी खाला फुप्पो एंड पे आती हैं। पहले इन सारे सारे रिलेटिव्स को दी जाती है कस्टडी, अगर ये लोग अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर इनको दी जाती है। ठीक है, अच्छा अब वो जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि जहां पर मदर का राइट टू कस्टडी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं। पहली हमारे पास वो आ जाता है कि जब मदर सेकंड मैरिज परफॉर्म करती है। ठीक है, अब मदर ने सेकंड मैरिज कर ली है और वो जो बंदा है वो बच्ची के लिए स्ट्रेंजर है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में तो बच्ची उसके साथ नहीं रह सकती। ठीक है, तो उसमें जो बच्ची है, मदर जो है, मदर अपना राइट टू कस्टडी खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, दूसरी बात यह आ जाती है कि मदर अपोस्टेट हो जाती है, यानी कि वो अपना मजहब चेंज कर लेती है। तो ये दो सिचुएशंस है जिसमें मदर राइट टू कस्टडी अपना खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है अगर मेल चाइल्ड होता है। मेल चाइल्ड की जो सोल कस्टडी है वो मदर तब तक उसके पास रहती है जब तक ये बच्चा 7 ईयर्स तक का है। ठीक है, 7 साल तक बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहती है। उसके बाद अगर उसका फादर थ्रू कोर्ट प्रोसीजर प्रॉपर उसकी कस्टडी क्लेम करता है तो उसकी कस्टडी फिर फादर को दे दी जाती है। वैसे जो है 7 साल तक बच्चे की कस्टडी मदर के पास रहती है। हम एक प्रॉपर प्रैक्टिस देख रहे होते हैं कि लोग आते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा कि बच्चा 7 साल तक का हो जाए। और अगर वो ये जो ऊपर की दो कंडीशंस हैं वो ये फुलफिल कर देते हैं कि भी मदर ने जो सेकंड मैरिज कर रही है, बच्चा जो है वो उसके पास ना रहे, मैं नहीं चाहता, फादर ही कहता है, तो फिर उसको दे दी जा सकती है कस्टडी बच्चे की। लेकिन जरूरी यही है कि मदर के पास रहे बच्चा 7 साल तक, और उसके बाद जो है वो टिल प्यूबर्टी फिर बच्चा जो है वो फादर के साथ रहता है। ठीक है, बाकी हम लीगल एज आगे जाके डिस्कस करेंगे तो उसमें क्लियर होगा कितने कितने अरसे तक कौन कौन कहाँ कहाँ रह सकता है। ठीक है, अच्छा अब टाइप्स ऑफ कस्टडी आ गई हमारे पास। तो टाइप ऑफ कस्टडी एक होती है फिजिकल कस्टडी, जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि फिजिकली किसी के पास रहना। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कस्टडी प्रेफर्स द राइट ऑफ चाइल्ड टू रिजाइड विद देयर पेरेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा इसका हम अगर देखें तो उसका सिंपल लफ्जों में ये मतलब बनता है कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में फिजिकली रहेगा। और पाकिस्तान में अगर हम लोग देखें तो ये जो राइट होता है प्रेफरेबली मदर को दिया जाता है। ठीक है,
कोर्ट्स में मदर को सबसे पहले जो प्राइम राइट होता है वो मदर का होता है। बच्चा जो है वो कुछ अरसा तक, मतलब लड़के की जिस तरह हमने बात की कि 7 साल तक मदर के साथ रहेगा, और लड़की है तो वो उसकी एज पे डिफरेंट होती है, उसको मदर ही के साथ में ज्यादा कोर्ट कंसिडर करती है कि मदर के साथ में रहे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लीगल कस्टडी। लीगल कस्टडी वो वाली टाइप है जिसमें कि राइट ऑफ पेरेंट टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मदर फादर, मदर है या फादर है, दोनों के पास ये राइट होता है कि वो बच्चे की बिहाफ पे उनके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या हैं? जो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई मसला है, वो उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो कस्टडी होती है ये बोथ पेरेंट्स में से कोई एक भी ले सकता है या दोनों पेरेंट्स के पास होती है। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह ऊपर से हमने बताया कि लीगल एज जो है वो डिफरेंट होती है लड़कियों के हिसाब, मतलब अगर कोई बच्चा फीमेल चाइल्ड है तो उसके लिए अलग होगी, और मेल चाइल्ड है उसके लिए अलग होगी। इसमें जो हम टर्म यूज करते हैं, लीगल टर्म यूज करते हैं इसके लिए, वो है हिजानत की, जब कस्टडी मदर के पास होती है। ठीक है, और इसी तरह से जब कस्टडी फादर को दी जाती है तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होती है विलायत। ठीक है, अब जो फीमेल चाइल्ड होता है, फीमेल चाइल्ड होती है टिल द, यानी कि अंटिल द चाइल्ड रीचेस प्यूबर्टी या मेजोरिटी, यानी बच्ची जब तक कि प्यूबर्टी मतलब बड़ी नहीं हो जाती है, यानी कि हम कहते हैं ना जिस तरह कि वो फुली ग्रोन चाइल्ड वो नहीं बन जाती है, तब तक जो है उसकी कस्टडी मदर के पास रहती है अपनी। ठीक है, और मतलब मदर के पास रहती है। ठीक है, उसके बाद आ गया मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड की सोल कस्टडी 7 ईयर्स तक मदर के पास रहती है, और उसके बाद जो है अगर फादर क्लेम करता है तो फादर के पास बच्चे की कस्टडी शिफ्ट कर दी जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, यानी अभी तक जो थे हम कस्टडी को डिस्कस कर रहे थे कि कस्टडी बेसिकली क्या है और वो कब कब दी जाती है। ठीक है, उसमें एक एज लिमिट है, बच्चा छोटा है उसकी कस्टडी मदर के पास रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो हमारे पास टॉपिक आ गया है वो आ जाता है कि कब गार्डियनशिप जो होती है बच्चे की दी जाती है। इसके लिए भी जो हमारे पास पाकिस्तान में रेलिवेंट लॉ अवेलेबल है वो है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। और जो गार्डियन होता है वो, उसका अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें जो कि अवेलेबल है इस एक्ट में, उसके हिसाब से अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग ये है कि वो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस माइनर की देखभाल के लिए या उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए या उन दोनों के लिए। ठीक है, इसको हम मजीद एलेबोरेट इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि अगर इस तरह की सिचुएशन है कि सिंगल पेरेंट है, ठीक है, मतलब फादर की डेथ हो गई है, या ये सिचुएशन है कि पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई है थ्रू डिवोर्स, तो अब क्या है, बच्चे की प्रॉपर्टी, इसमें लिखा हुआ है ना कि हिज प्रॉपर्टी, बच्चे की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब फादर की डेथ हो जाती है तो बच्चा जो इनहेरिट करेगा ना फादर की प्रॉपर्टी में से, जो अमाउंट उसको मिलनी थी अपने दादा की तरफ से, वो जो उसने इनहेरिट करनी थी, वो छोटा बच्चा है। तो अब उसकी मदर उसकी प्रॉपर्टी की गार्डियन है, उसको तब तक वो अपने पास रखेगी, उसको उसकी टेक केयर करेगी जब तक ये बच्चा जो है वो बड़ा नहीं हो जाता और वो खुद से इस प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ गार्डियनशिप। टाइप्स ऑफ गार्डियनशिप ये भी दो हैं। ठीक है, अब पहले हमारे पास आ जाती है नेचुरल गार्डियनशिप, फिर आ जाती है हमारे पास जुडिशियल गार्डियनशिप। नेचुरल गार्डियनशिप वो होती है कि पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज नेचुरल गार्डियंस ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केयर एंड अपब्रिंगिंग। ठीक है, नेचुरल गार्डियंस की अगर बात करते हैं तो वो जाहिर बात है वो पेरेंट्स ही होंगे। ठीक है, और पेरेंट्स में दोनों के दोनों ही आएंगे, क्योंकि कस्टडी में हमने देख लिया था कि वो सेपरेशन वाली बात आ जाती है, गार्डियनशिप तो जाहिर बात है वो पेरेंट्स मिलके ही करते हैं। दूसरी जुडिशियल वाली तब आ जाती है, यानी कि कोर्ट अपॉइंट्स अ गार्डियन टू टेक केयर फॉर अ माइनर और डिसेबल पर्सन व्हेन देयर इज नो नेचुरल गार्डियन अवेलेबल। ठीक है, दोनों का डिफरेंस इस तरह से सामने आता है कि पहले उन्होंने कहा कि नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स हो गए,
दूसरी सिचुएशन हम तब फेस करते हैं कि जब पेरेंट्स अवेलेबल ना हो और वो जो बंदा है वो डिसेबल। अब डिसेबल पर्सन के लिए या उनके लिए वो अलग से एक सेपरेट एक्ट है, लेकिन यहाँ पे बस मेंशन किया हुआ है, वो हम डिस्कस नहीं करें इस लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अगर कोई माइनर बच्चा है और उसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उसके लिए कोर्ट की तरफ से गार्डियन अपॉइंट किया जाता है फिर, ठीक है। और फिर गार्डियन के लिए क्या क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए, वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन की अगर हम बात करते हैं तो अ गार्डियन कैन बी अपॉइंटेड बाय चाइल्ड पेरेंट, ठीक है। चाइल्ड के पेरेंट्स वो भी अपॉइंट कर सकते हैं, या तो मिल के कर सकते हैं या तो सेपरेटली कर सकते हैं या थ्रू प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर अपॉइंट होता है। बेसिकली हमारे मुल्क में जो है और लीगल वे भी यही है कि कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाए, आपके पास एक गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हो कि आप गार्डियन हैं, तो ही उनको हर कोई अलाउ भी करता है, उनको कंसीडर भी किया जाता है। वैसे अगर कोई बोल दे कि मैं गार्डियन हूँ तो उसको कोई मतलब अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इस तरह इन्होंने जो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है कि जॉइंटली और सेपरेटली, तो उसमें ये होता है कि पेरेंट्स अपनी रजामंदी से कह देते हैं कि तुम बच्चे के गार्डियन बन जाओ और बच्चे की टेक केयर करना। तो वो उनके बीच की एक कॉम्प्रोमाइज होता है पेरेंट्स के बीच में। तो उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए कोर्ट में प्रॉपर गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, और फिर जो होती है बच्चे की गार्डियन हैंड ओवर की जाती है उस स्पेसिफाइड पेरेंट को। और अक्सर ये भी होता है कि फादर जो है वो आफ्टर डिवोर्स मदर को और बच्चे को जो होता है वो प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी ये होता है कि मदर जो होती है वो बच्चे की गार्डियनशिप क्लेम कर लेती है, ठीक है। अच्छा, अब पर्पज यही होता है कि गार्डियन को अपॉइंट करने का फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, अब फिर आ जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्डियन। गार्डियन की जो होती हैं वो राइट्स एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है चाइल्ड की एजुकेशन सबसे पहले, उसकी हेल्थ आ गई और उसकी जनरल वेलफेयर, ठीक है। अच्छा, गार्डियन जो होता है वो बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके फाइनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यानी उसके पैसों से लेके उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी एजुकेशन, वो हर एक एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि टिल प्यूबर्टी उसने उसका बच्चे का ख्याल रखना है कि वो बच्चा जो है वो प्रॉपरली उसको एक एक चीज उसके पास अवेलेबल हो, ठीक है। और वो बच्चे को फिजिकली भी और इमोशनल डेवलपमेंट में हर एक चीज में उस बच्चे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्डियन, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं गार्डियन को अपॉइंट करने के लिए जो कि फुलफिल होंगी तो ही गार्डियन को अपॉइंट किया जाएगा उस पर्सन को, ठीक है। बेसिकली हम जैसे कि सारे मुस्लिम हैं तो ये मुस्लिम ही एक्ट है, तो बेसिकली जरूरी है कि जो गार्डियन है वो मुस्लिम हो। और दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि वो साउंड माइंड का हो, मतलब वो कोई ऐसा ना हो कि कोई पागल आदमी है या कुछ मेंटली डिसेबल पर्सन है, और या फिजिकली वो कोई डिसेबल पर्सन है, या कुछ इस तरह की सिचुएशन ना हो कि बच्चा जो है वो उसकी साथ में उसके लिए गुजारा करना मुश्किल हो और वो उसका मेंटल लेवल उस चीज को एक्सेप्ट ना करे कि ये मैं किस किस्म के बंदे के साथ में जिंदगी गुजारूं, ठीक है। तो उस उन चीजों को देखा जाता है, प्रॉपर प्रॉपर होनी चाहिए। चाइल्ड मस्ट बी मुस्लिम, बच्चे के भी जरूरी है कि बच्चा भी मुस्लिम हो और अंडर द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी 18 से लेस उसकी एज होनी चाहिए, उसके लिए ही गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। अगर 18 अबव होता है तो वो सिचुएशंस वो दूसरी हैं कि अगर बच्चा जो है वो किस तरह का है कि वो डिसेबल है, अगर या तो वो मेंटल उसको कोई इशू है, तो उन सिचुएशंस में जो होता है वो अबव 18 भी गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है कि जी प्रपोज गार्डियन जो होता है मस्ट हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, यानी उसका कुछ इस तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो, वो किसी भी केस में कॉन्विक्ट ना हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो, कि अगर इस किस्म के बंदे के साथ में बच्चा जिंदगी गुजारेगा तो उसके ऊपर क्या उसका इफेक्ट होगा। तो जाहिर बात है वो भी यही सारी चीजें सीखेगा और आगे जाके वो सोसाइटी में यही काम करेगा। तो बच्चे की वेल बींग के लिए जरूरी है कि इसको उसी बंदे के साथ में ही अटैच किया जाए जो कि खुद अपने हिसाब से एक अच्छा बंदा हो, ठीक है।
मोरली एक स्टेबल हो। अच्छा, फिर आ जाता है कि जी अब इसका कौन सा प्रोसीजर पाकिस्तान में अडॉप्ट करते हैं, पेपर कौन कौन सा हमें रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए गार्डियनशिप के लिए प्रॉपर हम पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में। फैमिली कोर्ट्स होती हैं, गार्डियनशिप कोर्ट्स होती हैं प्रॉपर, जो कि जहाँ पे हम पिटिशन फाइल करते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट्स हम अटैच करते हैं। माइनर का बे फॉर्म अटैच करते हैं, जो बच्चा है जिसको की जिसकी हम गार्डियनशिप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कस्टडी भी क्लेम की जाती है, ठीक है। फिर बच्चे की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको अटैच किया जाता है, यानी कि जो माइनर जो कि उसके गार्डियन की पास मौजूद हैं, ठीक है। और अगर पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर उनकी डिवोर्स हो गई है तो वो डिवोर्स सर्टिफिकेट हम साथ में अटैच करेंगे। तब जो है वो पेरेंट्स बच्चे की गार्डियनशिप क्लेम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि डिफरेंस है कस्टडी और गार्डियनशिप में। तो बेसिकली डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो गार्डियनशिप बेसिकली वो होते हैं, वो गार्डियन बेसिकली होता कौन है, वो एक अडल्ट और सेन पर्सन होता है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है, जो बच्चे के बिहाफ पे डिसीजंस बनाता है जबकि वो माइनर है, ठीक है। यानी अब एक एक अडल्ट पर्सन है पूरा प्रॉपर, उसके लिए तो गार्डियन की जरूरत नहीं है, वो सेन है, उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं है, उसके लिए हमें गार्डियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने हर एक्ट के लिए खुद लाइबल होगा अगर वो कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो। लेकिन अगर कोई बच्चा है और वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कुछ इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उसमें कुछ हद तक उसके गार्डियंस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो बच्चे की सही से प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है कि हमारे पास कि कस्टडी क्या होता है, यानी कि बच्चा फिजिकली किसके साथ में रह रहा है, वो हो जाती है बच्चे की कस्टडी। और जो कस्टडी होती है वो किसी एक पेरेंट को भी दी जा सकती है, ठीक है। क्यों किसी एक ही पेरेंट के पास होती है बेसिकली, क्योंकि बच्चा जो है वो एक टाइम पे किसी एक ही बंदे के साथ में रह सकता है, या तो वो मदर के साथ में रहेगा बच्चा, या तो वो फादर के साथ में रहेगा, ठीक है। वैसे ही तो मदर के साथ ही होती है कस्टडी, लेकिन वो हमने सिचुएशन डिस्कस कर लिए हैं कौन सिचुएशंस होती हैं जब मदर अपना राइट टू कस्टडी खत्म हो जाता है उसके पास, ठीक है। बस ये तो हमारा आज का लेक्चर जो कि खत्म हो गया है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था मैम। मेरा एक सवाल था कि आपने बताया 7 years के बाद मदर कैन लूज द राइट ऑफ कस्टडी, सो आर देयर एनी अदर कंडीशंस जिसकी वजह से जिस पर मदर कस्टडी का राइट अपना मेंटेन रख सकती हैं, या फिर 7 years के बाद वो फादर के पास जाता ही जाता है? इज इट कंपल्सरी? नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि मदर का राइट टू कस्टडी खत्म हो जाता है, वो खत्म नहीं होता है, वो बच्चा मदर के साथ ही रहता है। लेकिन अगर फादर क्लेम करे, ये सिचुएशन है, अगर मदर और फादर में सेपरेशन हो गई है ना, और अगर फादर ये क्लेम करता है कि मैंने जो है वो बच्चे की कस्टडी लेनी है, तो वो मतलब आफ्टर जब आफ्टर जो उसका बच्चा जो है वो अगर 7 years का हो जाता है ना, तो उसके बाद वो क्लेम कर सकता है। लेकिन जब वो अंडर एज है, यानी कि वो 7 years से लेस है उसकी एज, तब तक वो क्लेम नहीं कर सकता। ऑलराइट मैम। अगर तो फादर क्लेम करते, स्टिल देर आर एक्सेप्शंस की जिसकी वजह से मदर मेंटेन कर सकती है कस्टडी, या फिर वो अगर फादर ने क्लेम कर दिया तो फादर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी? हाँ, वो सिचुएशंस है, अगर वो फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर उनको स्टैब्लिश करना पड़ता है कि फादर अगर इतना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कोर्ट ने प्रॉपर वो उसको देखेंगे, उनकी सारी चीज़ों को देखेंगे कि वो जो फादर है बच्चे का, वो इतना स्ट्रांग है, और वो उस ये तो नहीं है कि उसने सेकंड मैरिज परफॉर्म कर ली है। अगर ये सारे फैक्टर्स होंगे तो जाहिर बात है बच्चा अगर उसके पास जाके रहेगा तो वो किस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग में हेल्प कर सकता है। तो वो सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर हो सकता है कि फादर को नहीं दी जाती है फिर बच्चे की कस्टडी। ऑलराइट मैम, थैंक यू। और अगर कोई आप लोग क्वेश्चन हैं तो आप लोग बता दें। मेरी आज स्लाइड शेयर नहीं हुई है, पता नहीं क्या इशू है।
मैम अगर आपकी स्लाइड्स होस्ट ले लें और ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ मैं शेयर कर दूंगी, वो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, वो साइट शेयर उन्होंने अलाउ ही नहीं किया हुआ, तो वो शेयर नहीं हो रही है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। लेक्चर भी लेट स्टार्ट हुआ आज। अब शेयर हो रही है मेरी साइट्स, तो अब मैं शेयर करके क्या करूँ, तो लेक्चर ही खत्म हो गया। यस मैम, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें पीडीएफ फाइल को। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी अपनी साइट्स वहाँ पे। ओके मैम। वैसे अगर मैं छोटा छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, साइट्स के विजिबल हैं तो ये ज़्यादा इजी होगा लेक्चर को समझना इससे। तो मैं एक से शो कर देती हूँ सारी स्लाइड्स एक दफ़ा में। ठीक है, यहाँ पर देखें जैसे मेंशन है कि बच्चे की वेलफेयर को देखा जाता है बेसिकली, कि वो मैटर करती है। छोटा बच्चा है उसको देखना है हमने, उसकी अपब्रिंगिंग सही से प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, ये दो वो सिचुएशंस हैं जिसमें कि फादर और मतलब कब जो है वो बच्चे की कस्टडी और गार्डियनशिप क्लेम की जाती है। ठीक है, यानी फादर की या मदर की डेथ होने पे कौन क्लेम कर सकता है। और फिर सिचुएशन आ जाती है सेकंड, जब डिवोर्स हो जाती है। यही आ गया कि कौन कौन गार्डियंस अपना, कौन कौन कस्टोडियन अपॉइंट हो सकते हैं। टाइप्स क्या हैं चाइल्ड कस्टडी की, ये दो टाइप्स हैं जो मेंशन कर दिए ऑलरेडी। और लीगल एज क्या होती है बच्चे की कस्टडी की, वो सारी मेंशन है इधर। और फिर गार्डियनशिप का आ गया। गार्डियंस का बेसिकली काम ये होता है, मतलब कस्टडी के बाद आगे गार्डियनशिप आ जाती है। कस्टडी का मतलब बेसिकली बस यही है कि बच्चा फिजिकली किसके पास रह रहा है। ठीक है, लेकिन गार्डियनशिप बेसिकली ये आ जाती है कि कौन उसके ऊपर फाइनेंस अपना, मतलब बच्चे को प्रॉपर एक मतलब एक प्रोडक्टिव बनाने के लिए कौन हेल्प आउट करेगा। तो वो गार्डियन होता है। ठीक है, फिर ये टाइप्स आ गई गार्डियनशिप की, नेचुरल गार्डियन, जुडिशियल गार्डियन। फिर गार्डियन की अपॉइंटमेंट आ गई, फिर उसी की राइट्स एंड ड्यूटीज आ गई गार्डियन की। ठीक है, और कौन कौन से लोग हैं जो गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं, और उसके लिए जो हमने सिचुएशन डिस्कस की हैं कि कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए गार्डियन को अपॉइंट करने से पहले। और फिर आगे हमारे पास के जो गार्डियन होता है उसके गार्डियनशिप के लिए हमें कौन सा लीगल वर्क रिक्वायर्ड होता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हम गार्डियन को अपॉइंट करते हैं तो। और लास्ट स्लाइड है ये बस के डिफरेंस आ गए इन दोनों टर्म्स में। ठीक है।